समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम एलडीसी 2026 के पेपर फर्स्ट में जो मैथ का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने उसका 6 नंबर जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, वो कंप्लीट किया था पिछली क्लासेज में। इसमें लगभग 8 क्लासेज मेरी आई थी इस चैनल पर, जिसमें थ्योरी प्लस PYQ हमने ख़त्म किया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आई बटन पे जो प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है उसको क्लिक कीजिए और आप वो क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम उसी सिलेबस का 7वां जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे और उसकी जो थ्योरी है, यानी आप देखिए 7वें टॉपिक में पहले देखिए कितने सब टॉपिक्स हैं। 7वें टॉपिक में क्या लिखा है कि आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, ये हमें पढ़ना है। अब इसको मैं सब टॉपिक में डिवाइड करूं तो ये 3 सब टॉपिक में डिवाइड होगा, 1, 2 ये और 3। यानी हम सेंट्रल टेंडेंसी अलग पढ़ेंगे, विट्टल स्टैटिस्टिक्स एंड इंडेक्स नंबर को एक छोटी क्लास और लेंगे और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण हम अलग पढ़ेंगे। आज हम ये फर्स्ट सब टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम जो कहता है कि आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण। सबसे पहले देखिए एक वर्ड है आंकड़े। क्या होते हैं आंकड़े? मान लीजिए आपको क्लास 7 के में पढ़ने वाले छात्रों के गणित के नंबर, गणित के मार्क्स पता करने हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? क्लास में जाएंगे और मान लीजिए उनका कोई पेपर अभी हुआ है लेटेस्ट में, मान लीजिए हाफ ईयरली हुआ है, तो हाफ ईयरली का आपको मार्क्स चाहिए। आप क्या करेंगे? क्लास में जाएंगे और एक एक बच्चे से पूछेंगे। 10, किसी के 10 नंबर आए होंगे, किसी के 50 नंबर आए होंगे, किसी के 20 आए होंगे, किसी के 48 आए होंगे, किसी के 72 नंबर आए होंगे, यानी और प्राप्तांक जो नंबरों का है वो 0 से 80, मान लीजिए 80 नंबर का पेपर था। ठीक है, तो किसी के 3 नंबर भी आए होंगे, किसी के 80 में से 80 भी आए होंगे। अब आपका मोटिव क्या था इस इंफॉर्मेशन को लेने का? आपका मोटिव था कि मैथ के सब्जेक्ट के अंदर कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, आपको ये जानना था। तो क्लास के अंदर गए और प्रत्येक बच्चे से मार्क्स पूछे। फिर आपने देखा कि जिन बच्चों के नंबर 33 से ज़्यादा थे वो पास हो गए और जिन बच्चों के नंबर 33 से कम थे वो फेल हो गए। ठीक है, यानी अपने उद्देश्य के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वही आंकड़े होता है, वही डाटा कहलाता है। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं डाटा की? ये तथ्यात्मक होते हैं, ये फैक्चुअल होते हैं, यानी तथ्यात्मक यानी इमेजरी नहीं होते, ये काल्पनिक नहीं होते। ठीक है, डाटा हमेशा फैक्ट को दर्शाता है। ये संख्यात्मक होते हैं, यानी ये इसको माप सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका इनको विवरण के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्वांटिटी। ये किसी उद्देश्य के लिए, जैसे हमारा मोटिव क्या था, फेल पास, बच्चों का फेल और पास नंबर ऑफ डिजिट पता करना, कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए, और व्यवस्थित रूप में रखे जाते हैं। यानी मैंने व्यवस्थित रूप में रखा, फिर जब मुझे पता चला कि जिन बच्चों के नंबर 33 से ज़्यादा थे वो तो पास हो गए और जिन बच्चों के नंबर 33 से कम थे वो फेल हो गए, तो मैंने इनको पहले व्यवस्थित रखा, सबसे छोटा नंबर यहाँ रखा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ रखा। तो देखा कि जो 33 से कम वाले हैं वो तो सारे फेल है और जो 33 से ज़्यादा वाले हैं वो सारे पास हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, यानी उदाहरण के तौर पे देखिए, ये उदाहरण दे रखे हैं, यानी कहीं ना कहीं अपना मोटिव प्राप्त करने के लिए हम डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसी को डाटा बोलते हैं। अब हमने डाटा का मोटा मोटा अर्थ समझ लिया। अब देखते हैं कि डाटा कितने टाइप के होते हैं। चलिए, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी डाटा? यानी फर्स्ट टाइम मैं क्लास 7 में गया और प्रत्येक बच्चे से उसके मार्क्स पूछे कि उसके मैथ में कितने मार्क्स आए। ठीक है, क्या मोटिव था मेरा? फेल और पास बच्चों का पता लगाना, यानी मैंने अपना उद्देश्य कंप्लीट कर लिया। अब कोई सेकेंड टाइम डाटा, यानी इसको सेकेंडरी कैसे यूज करेगा? कोई और व्यक्ति आया, उसको बस ये देखना है कि क्लास 7 में जो मैथ का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो पासिंग परसेंटेज क्या रहा और फेल परसेंटेज क्या रहा। तो क्या वो एक एक बच्चे से डाटा कलेक्ट करेगा, पूछेगा? नहीं, वो क्या करेगा, मैंने कलेक्ट कर दिया डाटा, उसी में से
जितने बच्चे पास हुए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100, इस फॉर्मूले में रख देगा पास, तो मेरा ये पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। फेल बच्चों का परसेंटेज निकालना है तो वो टोटल नंबर ऑफ फेल जो स्टूडेंट की संख्या है उनको इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ डिवाइड करके इससे फेल परसेंटेज का डाटा निकल जाएगा, इससे पास परसेंटेज का डाटा निकल जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने सेकेंडरी टाइम में उसने डाटा जाकर के कलेक्ट नहीं किया, उसने मेरा जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी डाटा जो पहले से पड़ा था, पहले से कलेक्ट किया हुआ डाटा था, उसी का यूज किया। अब देखिए उसी का यूज किया तो यहाँ एक चीज निकल के आती है कि फर्स्ट टाइम का जो डाटा था वो ज्यादा प्योर था या सेकंड टाइम का जो डाटा है वो ज्यादा प्योर होगा। कैसे? फर्स्ट टाइम का डाटा जब मैंने कलेक्ट किया था तो मैं खुद जो डाटा जनरेट करने वाला यानी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला सोर्स था यानी छात्र, उनके पास गया और डाटा कलेक्ट किया। सेकेंड टाइम उसने सिर्फ इस डाटा का यूज किया, तो ज़्यादा प्योर ये होगा। ये सेकेंडरी टाइम का डाटा थोड़ा कम प्योर होगा। क्यों? कि मान लीजिए इस फर्स्ट टाइम के डाटा में कहीं पर भी गलती हुई तो सेकेंडरी डाटा जो यूज कर रहा है उसका मोटिव तो गलत हो जाएगा, यानी वो किस मोटिव के लिए इस डाटा का यूज कर रहा है वो उसका रिजल्ट गलत आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो शुद्ध डाटा है, प्राइमरी डाटा हमेशा सेकेंडरी डाटा से ज़्यादा प्योर होगा। प्योरिटी के मामले में प्राइमरी डाटा हमेशा सेकेंडरी डाटा से ज़्यादा प्योर होगा। इसकी खासियत यही है। सेकेंडरी डाटा कैसे? यानी हम किसी के पहले से कलेक्ट किए हुए डाटा का यूज करते हैं अपने मोटिव के लिए, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे? जनगणना विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे और उस गांव की जनसंख्या हम प्राप्त कर लेंगे। हम तो वहाँ गांव में जाकर के एक एक की काउंट करके पूछेंगे नहीं, यानी पहले से ही जनगणना विभाग ने काउंट करके रखी है तो हम उसी का यूज लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, टाइप ऑफ डाटा भी आपने पढ़ लिया, डाटा क्या होता है ये भी पढ़ लिया, लेकिन डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनकी कंपैरिजन है, जो तुलना है वो आसान हो जाए, हमें जो हमारा जो मोटिव हो वो जल्दी कंप्लीट हो। ये जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हमने डाटा इकट्ठा किया है वो, यानी समय कम लगे, कम समय में अधिक परिणाम दे जो डाटा। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? मान लीजिए कि आपके पास 5 छात्रों के मार्क्स है, 40, 50, 60, 70, 80। अब आप क्या करोगे? आप इनको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने 5 छात्रों के मार्क्स तो इकट्ठा कर लिए, ये डाटा तो आपने इकट्ठा कर लिया। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या तो आप इसको टेबल के रूप में, यानी आप इसको एक टेबल के रूप में रखोगे, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करोगे एक टेबल के रूप में। तो फिर जो जिसको ये डाटा चाहिएगा वो क्या करेगा? इन डाटा से जो जो उसका मोटिव, उसके अनुसार वो ये टेबल देख करके कि भाई किस बच्चों के मार्क्स है वो 70 से ज़्यादा है, किस बच्चे के मार्क्स है जो 50 से ज़्यादा है, तो वो यहाँ से देख लेगा। ठीक है, अब इसी डाटा को आप दूसरे फॉर्म में कैसे रख सकते हो? एक पैराग्राफ के रूप में लिख करके, 5 छात्रों के अंक 40, 50, 60, 70, 80 है, तो ये हो गया टेक्सचुअल डाटा रिप्रेजेंटेशन। थर्ड जो होता है वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारा सिलेबस का टॉपिक शुरू हो जाता है। यानी अब हम इसको ग्राफ के रूप में रखेंगे, अलग अलग तरीके के ग्राफ, यानी लाइनर ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ हो गया, ठीक है, या फिर तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, उस तरीके का ग्राफ। यानी हम डाटा को अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड रिप्रेजेंट करने का ये थर्ड टाइप है, यानी 3 ही टाइप होते हैं, टेबुलर, टेक्स्टेबल और ग्राफिकल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का होता है। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेनली 6 टाइप का होता है। ठीक है, देन डायरेक्ट यानी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑगिव और पाई चार्ट। ठीक है, ज्यादातर जो इस चैप्टर में है वो पाई चार्ट्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन ये जितने भी ग्राफ दे रखे हैं इनकी प्रॉपर्टी पे सवाल बहुत बनते हैं। मैं आपको कम से कम 10 से 12 PYQ कराऊंगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, खास करके जो रेट लेवल 2 है, HM का एग्जाम है जो 2011 में हुआ था उसके अंदर हो गया, या फिर सीनियर टीचर्स, यानी इनके जो मैथ का होता है पेपर, उसके अंदर ये सवाल आते हैं।
तो कहीं गलती से हमारे थियोरेटिकली ये सवाल यहाँ एलडीसी में एक भी बन गया तो हमें लॉस हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दंड आलेख। क्या होता है बार ग्राफ? देखिए, मतलब है बार ग्राफ का, बार ग्राफ का मतलब है कि एक पट्टियाँ होती है, ठीक है, वो जैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर गई, ठीक है, तो या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी या तो खड़ी पट्टियाँ होगी या आड़ी पट्टियाँ होगी, ठीक है। अब इस आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये दंड आरेख हो गया। दंड आरेख का मतलब ऐसे खड़ी या आड़ी पट्टियाँ होती हैं जिनके बीच में गैप होता है। ये देखिए गैप है कि नहीं है, ये देखिए गैप है इनके बीच में, ठीक है, ये गैप होता है। अब आपको जो इसकी प्रॉपर्टी जो पता होनी चाहिए वो ये है, एक तो इनके बीच में जो भी गैप है वो इक्वल होगा, यानी समान, और इन पट्टियों की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो भी इक्वल होगी। बस ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दंड आरेख के अंदर जो गैप होता है पट्टियों के बीच में, उनकी वैल्यू हमेशा समान रहती है, और जो ये पट्टियां हैं इनकी जो विड्थ है, ठीक है, इनकी जो विड्थ है वो हमेशा इक्वल होती है। आई बात समझ में? ये गैप भी, यानी अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 5 5 होगा, अगर ये विड्थ 10 सेंटीमीटर तो ये सारी भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रॉपर्टी पे सवाल बनते हैं। चल ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम कुछ भी नहीं है, जो आपने दंड आरेख बनाया था, अभी बार ग्राफ बनाया था, उनके बीच का गैप खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, अब देखिए गैप नहीं है, गैप नहीं है तो ये कंटिन्यू है, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्सेस एस एक्स पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा, वो क्या है, वो कंटिन्यू है कि नहीं है, कंटिन्यू है। अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो फिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखिए एक तो इसके एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे हमेशा क्लास को दर्शाया जाता है, यानी वर्ग, ठीक है, हमेशा याद रखना ये वर्ग अंतराल, स्वतंत्र चर या वर्ग अंतराल, वर्ग और फिर वर्ग अंतराल बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। वाई एक्सेस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी दर्शाई जाती है, ये फिक्स डाटा है, यानी वाई एक्सेस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी, जिसको बारंबारता बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और इनका जो एरिया होता है, जैसे ये सब आयत बने कि नहीं बने, ये सारे आयत बन गए। जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, मैं ये आयत का नाम दे दूं, तो देखिए ये आयत बना। मान लीजिए ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, दूरी कितनी है, 20, 30 माइनस 20 करो 10, लंबाई इंटू चौड़ाई, और मान लीजिए चौड़ाई कितनी है 17, है कि नहीं है। अब देखिए ये एक और आयत है, मान लीजिए सी ई एफ जी, ये तो हो गया ए बी सी और डी आयत, ठीक है। एक आयत है सी ई एफ एच, आई बात समझ में। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया बराबर इसके बीच में देखिए क्लास इंटरवल कितना है, 40 माइनस 30, 10 है कि नहीं है, और ये ऊंचाई मान लेता हूँ मैं 7 के बराबर, तो 10 इंटू 7 आया कि नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि इनकी क्लास इंटरवल अगर समान है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो फिर क्या होगा, जो एरिया होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा इस आयत के फ्रीक्वेंसी के। ये 7 17 ये क्या थी, ये फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं थी, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इस आयत की, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी, यानी उसका एरिया क्षेत्रफल हमेशा उसके फ्रीक्वेंसी के, यानी वाई एक्सेस पे जो दर्शा रहा है फ्रीक्वेंसी, यानी इस पर आश्रित चर, ये फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है वाई एक्सेस पे, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगी, ठीक है। और इन आयतों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, गैप होगा तो वो दंड आरेख आ जाएगा। तो आप बस 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखिए आयत की, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्स एक्सिस पे किसको दर्शाया जाता है, वाई एक्सिस पे किसको दर्शाया जाता है, और उनका क्षेत्रफल है वो एरिया हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि यहाँ पर
चौड़ाई सब समान ही है। अब देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था क्लास क्या होता है। देखिए मान लीजिए किसी के 10 नंबर है, सब्जेक्ट में मार्क्स 10 है, वो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 लोगों के 10 नंबर आते हैं। 8 नंबर है वो 2 लोगों के आते हैं। 15 नंबर है वो 5 लोगों के आते हैं। 17 नंबर है वो 2 लोगों के आते हैं। अब ये तो ये देखिए विदाउट क्लास ये डाटा रिप्रेजेंट किया गया है, कि नहीं किया गया है, ठीक है, विदाउट क्लास। अब इसी डाटा को मैं अगर क्लास में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ 0 से 10 के बीच में कितने हैं, यानी 2 स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं लिख दूँ 10 से 20 कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में हैं, तो ये देखिए 3, 2 और 2, 7 और 3 10। आया एक बात समझ में, यानी ये था विदाउट क्लास डाटा, ये था क्लास डाटा। अब देखिए इसमें भी देखिए टोटल कितने हैं, 12 लोग हैं कि नहीं है, 5 से 8 और 4 12। और देखिए छोटा रूप में ले लिया मैंने, यानी इसी ये विदाउट क्लास डाटा रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्लास में डाटा रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी डाटा को क्लास के अंदर डिवाइड करना, ठीक है, उसको यानी वर्ग के अंदर डिवाइड कर देना, यानी गैप ले लिया, यानी 2 डिजिट मैंने इसकी एक हायर लिमिट ले ली डाटा की, एक लोअर लिमिट ले ली और एक वर्ग बना दिया। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं क्लास। और इन दोनों क्लास के बीच में गैप समान है, देखो यहाँ भी 10 का गैप, यहाँ भी 10 का गैप है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। आई बात समझ। बारंबारता बहुभुज कुछ भी नहीं है, जो आप अभी आयत बना के गए उसके क्लास मार्क निकाल दो और उनको स्केल से मिला दो। क्या होता है क्लास मार्क, जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा 10 से 20, ये क्लास इंटरवल है, क्लास, ठीक है। तो क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2 ये निकालता है, ये इसको बोलते हैं क्लास मार्क। हाई क्या है 10, इसकी हायर लिमिट है 20 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 15, यानी इस क्लास की जो क्लास मार्क है वो है 15, ठीक है, ये इस क्लास की। तो देखिए ये रहा 15, ये रहा 25। अब देखिए 20 से 30 के बीच में इसकी कितना हो जाएगा 25, 30 से 40 के बीच में इसका यानी मिड पॉइंट, 30 से 40 के बीच का मिड पॉइंट। आई बात समझ में, ये कहलाता है क्लास मार्क, और उस क्लास मार्क को स्केल से जोड़ दीजिए। तो ये देखिए बारंबार तो बहुभुज वर्ग चिन्हों के आधार पर ऐसे बनता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगला जो कर्व है वो है फ्रिक्वेंसी कर्व। और फ्रिक्वेंसी कर्व कुछ नहीं है, आपने जो अभी स्केल से इन क्लास मार्क को जोड़ा, अब आप स्केल्स का यूज मत कीजिए और फ्री हैंड जोड़ दीजिए, यानी इनको ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रीक्वेंसी कर्व। आई बात समझ में आपको, यानी फ्री हैंड किसी जो आपके बारंबारता बहुभुज था उनके क्लास मार्क को फ्री हैंड स्केल से ना जोड़ करके फ्री हैंड जोड़ना, उसी से बन जाता है अपन का बारंबारता वक्र यानी फ्रीक्वेंसी कर्व। इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस इतना याद रखना है, इन दोनों के अंदर एक टर्म यूज हुई है क्लास मार्क। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्लास मार्क किस ग्राफ को बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो या तो उसमें ऑप्शन दे रखा होगा बारंबारता बहुभुज या बारंबारता वक्र, ठीक है। अब जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इंपोर्टेंट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण। क्या होता है संचयी बारंबारता, CF, जिसको बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए जैसे मान लीजिए एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये है मार्क्स, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, या मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 10, 15, ठीक है। तो अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे, 5 इसको प्लस कीजिए 10, फिर इसको प्लस कीजिए, हो गया 25, तो ये कहलाती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, देखिए आयत और दंड आरेख, सॉरी आयत और बहुभुज पे हम जो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे वो एफ को करते थे, किसको, एफ को करते थे। लेकिन अब यहाँ वाई एक्सिस पे हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे सी एफ को। आई बात समझ में, यानी कॉम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इससे दो तरह के ग्राफ बनते हैं, एक सेध त्वरण यानी लेस देन ऑगिव, और एक बनता है अधिक त्वरण यानी मोर देन ऑगिव। अब होता क्या है सेध, इन दोनों ग्राफ के प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ लीजिए, ये ग्राफ बनते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियां क्या होती है। देखिए एक बनता है ग्राफ लेस देन का और एक बनता है मोर देन का। मान लीजिए आपकी क्लास इंटरवल है 10 से 20,
एक है 20 से 30, बस आप समझते जाना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेस देन जो ग्राफ होगा उसका एक्स एक्सिस हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, लेस देन वाला हायर लिमिट को। किसको करेगा, हायर लिमिट को। देखो लेस देन, किसी क्लास इंटरवल में लेस देन के लिए मैं पीछे मुड़ूंगा, लेफ्ट साइड में जैसे नंबर लाइन है, अगर आपको लेस देन नंबर चाहिए होते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस नंबर से लेस देन चाहिए तो आप लेफ्ट साइड में चलते हैं, और मोर देन चाहिए तो आप राइट साइड में चलते हैं कि नहीं चलते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे आप ऐसे ही चलते हैं, आप नंबर लाइन के अंदर, ठीक है। तो देखिए ठीक ऐसे ही अगर मुझे लेस देन चल रहा है तो मैं ऐसे लिखूंगा 20 से कम, तो हमेशा यहां पर क्या होगी, हायर लिमिट, क्लास की हायर लिमिट लिखी जाएगी, हायर लिमिट। आई बात समझ में, ठीक है। अगर मुझे मोर देन का ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लास की लोअर लिमिट को। नहीं मोर देन, अब मुझे ऐसे चलना है, यानी कहां से शुरू हुआ, 20 से शुरू हुआ, जहां मैं 30 की तरफ रहा हूं तो जिससे पॉइंट से मैं शुरू हुआ उसको लिखा जाएगा। तो ये क्या है इस क्लास की, ये है लोअर लिमिट, ये क्या है इस क्लास की, ये है हायर लिमिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा क्लास की लोअर लिमिट, माने ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, ठीक है। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे। यहां पर भी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो ग्राफ बनेगा हमेशा, ये ग्राफ हमेशा बॉटम टू टॉप बनेगा, यानी उच्च, यानी ये ऊपर बढ़ते हुए ग्राफ बनेगा, यानी बढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा, बढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा, बढ़ता हुआ ग्राफ। और ये जो ग्राफ है ये हमेशा घटता हुआ ग्राफ बनेगा, यानी ये टॉप टू बॉटम बनेगा, ये बॉटम टू टॉप, यानी ये बॉटम है, ये टॉप पॉइंट है, तो ये बढ़ता हुआ बनेगा। ये टॉप पॉइंट से बॉटम की तरफ नीचे घटता हुआ ग्राफ बनेगा, से अधिक वाला ग्राफ, ठीक है। तो घटता हुआ ग्राफ। अब देखिए, अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी इन दोनों ग्राफ की, आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लेस देन और मोर देन ऑगिव, ये है लेस देन ऑगिव यानी तोरण, जिसको मैं बोलना चाहूं से कम तोरण, से कम तोरण, और ये हो गया से ज्यादा तोरण, यानी मोर देन ऑगिव, ठीक है। कंबाइंड प्रॉपर्टी होगी, मान लीजिए एक ही टेबल के मैं दोनों ग्राफ बनाता हूं, ये से अधिक वाला, ये सम कम वाला, तो ये जो मिड, ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद करती है, यानी जिस पॉइंट पे ये काटती है, जिस बिंदु पर ये दोनों ग्राफ काटेंगे, काटेंगे वो माध्यिका होगी। आई बात समझ में, क्या होती है माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है कि मिड में आने वाला डाटा, जैसे मान लीजिए आपके पास 71 डाटा पड़े हैं, 71 डाटा है, ठीक है। तो इसके मिड में कौन सा आएगा, वो आएगा 36, यानी इससे पहले 35, इसके बाद 35, यानी 36 नंबर पे जो डाटा आएगा वो क्या कहलाएगा, उस डाटा की माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही यानी इनके ये जो लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव जब आपस में एक ही टेबल के, एक ही डाटा के जब दोनों ग्राफ बनाता हूं और वो जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु से मुझे माध्यिका निकलती है। आई बात समझ में। और अगर एक ही ग्राफ दे रखा हो, मान लीजिए ये से अधिक वाला और ये से कम वाला, यानी लेस देन वाला मोर देन वाला हो, और अगर इससे भी मैं माध्यिका निकालने चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, n/2 यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका डिवाइड बाई 2 करूँगा, और उस पॉइंट से मैं एक्स एक्स पे लंब डालूंगा, तो मेरा क्या माध्यिका निकल जाएगी। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि जो ऑगिव ग्राफ होता है उससे मैं माध्यिका निकाल सकता हूँ, चाहे वो एक ग्राफ हो चाहे एक ही टेबल के दोनों ग्राफ हो, तो मैं उससे माध्यिका निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में।
और प्लस इनकी दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टियां, यानी लेस देन ऑगियो का जो कोऑर्डिनेट, जैसे किसी को ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या, हमें दो बिंदु चाहिए, एक एक्स एक्सिस का बिंदु, एक वाई एक्सिस का, जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जैसे ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, तो देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या चलेगा, सी एफ, और एक्स एक्सिस पे चलेगा जो आपका, अगर से कम वाला ग्राफ है तो हायर लिमिट चलेगी, और से अधिक वाला ग्राफ है तो लोअर लिमिट चलेगी। ठीक है, तो दो बिंदु चाहिए। तो लेस देन वाला एक्स एक्सिस पे हमेशा जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगी उच्च सीमा, क्लास की उच्च सीमा, और मोर देन वाले में क्लास की निम्न सीमा। ठीक है, वाई एक्सिस पे दोनों ही सी एफ चलते हैं, और ये ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ बनता है। लेस देन में ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ बनेगा, और मोर देन में घटता हुआ बनेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं आज तक। ठीक है, और प्लस अब देखिए हमने ये सारे ग्राफ हम पढ़ लिए, या आप देखिए प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, एक ग्राफ है तो कैसे माध्यिका निकलेगी, दो ग्राफ है तो कैसे माध्यिका निकलेगी। अब मुख्य बातें, जो हमने अभी आयत चित्र पढ़ा, बहुभुज पढ़ा, उसका वाई एक्सिस क्या था, वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी था, एफ को डिनोट कर रहा था। और ये जो तोरण पढ़ा, इसका वाई एक्सिस किसको डिनोट कर रहा था, सी एफ को डिनोट कर रहा था। अगर सी एफ को डिनोट कर रहा था तो मैं माध्यिका निकाल सकता हूँ, और मैंने निकाला भी। ठीक है, और जो ग्राफ वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, वहां से मैं हमेशा बहुलक निकाल सकता हूँ, मोड। क्या होता है मोड, मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रखा है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो जब वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा तो मैं वहां से बहुलक निकाल सकता हूँ। ये माध्यिका, यहाँ से भी सवाल बने हैं, ये कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं बहुलक निकाल सकता हूँ। चार ऑप्शन देंगे, जिसमें आपका ये एक या तो ऑप्शन आयत होगा या बहुभुज होगा, तो वो टिक होगा, और निकाल देंगे कौन सा किस ग्राफिकल रिप्रेजेंट से मैं माध्यिका निकाल सकता हूँ। वहां अगर तोरण हो या संचयी बारंबारता लिखा हुआ हो तो वो ऑप्शन सही होगा। एक देखिए, एक और आइडेंटिटी होती है, वो होती है माध्य। ये किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं निकलती है, यानी माध्य किसी भी चित्र आलेख से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आलेख किसी भी आलेख से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट में वैसे तो न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन पाई चार्ट के बारे में जो मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। एक तो पाई चार्ट है वो सर्कुलर होता है। अगर सर्कुलर है तो फिर मुझे पता है कि सेंटर के चारों तरफ बनने वाला कोण का मान 360 डिग्री होता है। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, पाई चार्ट जो होता है उसकी वैल्यू है वो हमेशा कंप्लीट पाई चार्ट के सेंटर के इर्द गिर्द 360 डिग्री, यानी पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री में डिवाइड होगा। अगर वही पाई चार्ट मेरा परसेंटेज में डिवाइड हो, ठीक है, यहाँ सब परसेंटेज लिखा हुआ हो, तो ये पूरा पाई चार्ट 100% में डिवाइड होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये हो गया कि अगर तीन, और अगर मुझे हमेशा, और देखिए ग्राफ से हमेशा मुझे अगर डिग्री, ये डिग्री का ग्राफ है, इन्हें ये डिग्री पाई चार्ट है, डिग्री पाई चार्ट, और ये है प्रतिशत पाई चार्ट। दो पाई चार्ट के बारे में बात होगी, इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अगर मुझे डिग्री से परसेंटेज में जाना है तो आपके पास जो डिग्री की वैल्यू है उसको हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ में? और अगर मुझे परसेंटेज से डिग्री में जाना है तो जो आपके पास परसेंटेज है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए किसी पाई चार्ट में 30 डिग्री दे रखा है, 30% दे रखा है, सॉरी, उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी परसेंटेज में दे रखा था, डिग्री में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से। तो 30 इंटू 18/5, 5 का डिवाइड कितनी बार गया 30 में, 6 टाइम, 6 का 18 से मल्टीप्लाई, 108 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे, और अगर मुझे 108 डिग्री को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 18 का डिवाइड 108 में 6 टाइम, और 6 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 30%। आई बात समझ में? इस पाई चार्ट के बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो आज देखिए हमने जो थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, चाहे वो पाई चार्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ऑगियो की। इससे माध्यिका निकलती है, लेस देन ऑगियो कैसे बनता है, राइट ग्रेटर देन ऑगियो कैसे बनता है, और इनके एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और इनके ग्राफ का क्या नेचर होता है, यानी बढ़ता हुआ या घटता हुआ।
ठीक है। फिर हमने बारंबारता वक्र पढ़ी, कुछ भी नहीं था, ये पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था, उसको स्केल से बनाया जाता है और उससे फ्री हैंड सी आयत के बारे में पढ़ा था। दंड आरेख और आयत के बीच में यही डिफरेंस था कि दंड आरेख में गैप होता है, इनमें गैप नहीं होता है। अगर वहाँ गैप है तो गैप के बीच में डिफरेंस बराबर होगा और जो ये जो बार्स हैं इनकी विड्थ है वो भी बराबर होगी। आयत में क्या होता है, आयत की एक और खास बात है, देखिए आयत के अंदर वर्गीकृत और निरंतर आंकड़ों को दर्शाने के लिए यानी ये वर्गीकृत, जैसे ये वर्ग वर्ग में बांट दिया ना मैंने, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। और निरंतर कंटिन्यूस, ऐसा नहीं हो कि वर्ग ऐसे हो 0 से 10 फिर 11 से 20 फिर 21 से 30, ये इसको नहीं रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने देखा ना कि गैप नहीं होता है, यानी इनके बीच में दरार तो हो सकती है, यानी ये पट्टी तो हो सकती है दरार, यानी इनके दो आयत के बीच में गैप नहीं होता है। तो जब इस तरीके का नॉन कंटिन्यूस दिया हुआ हो तो उसको पहले कंटिन्यूस में बदलना पड़ता है, यानी हमें कुल मिलाकर के कंटिन्यूस इस प्रॉपर्टी में डाटा को लाना पड़ेगा, वर्गीकृत निरंतर, और फिर उसके आयत चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम थ्योरी की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल मैं इस टॉपिक से 10 से 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्लस पाई चार्ट के 5 से 8 क्वेश्चन करूंगा। टोटल हम 20 एक क्वेश्चन हम इस टॉपिक पे करेंगे PYQ। फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे सब टॉपिक्स यानी सेंट्रल टेंडेंसी पे चलेंगे। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।